हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर से। यदि हम राजनीतिक इतिहास और प्रशासक की बात करें तो सबसे पहले जो हमें जानना है और जो हमारे एग्जाम के लिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य नंद शासकों द्वारा जनता पर घृणित एवं अत्याचार पूर्ण शासन करना मौर्य साम्राज्य के उदय का प्रमुख कारण था। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो नंद वंश के बाद में मौर्य वंश आया। और नंद वंश के यदि हम देखें तो अस्त का कारण क्या था एवं मौर्य के उदय का कारण क्या था? तो नंद वंश के या नंद शासकों द्वारा जनता पर घृणित एवं अत्याचार पूर्ण शासन करना पूछा जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। इस और प्रथम शासक कौन था नंद वंश का? तो महापद्मा नंद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासन में व्याप्त बुराइयां, एक सुदृढ़ सुसंगठित केंद्रीय राज्य व्यवस्था का अभाव, शक्तिशाली सेना का अभाव, छोटे छोटे राज्यों में आपसी मतभेद आदि मौर्य शक्ति के उद्भव के अन्य प्रमुख कारण थे। पूछ लिया जाता है निम्न में से मौर्य वंश के उदय का क्या कारण रहा है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या बताया गया है, सुसंगठित केंद्रीय राज्य व्यवस्था का अभाव था और प्रशासन में बुराइयां थी, शक्तिशाली सेना का अभाव था, छोटे छोटे राज्यों में आपसी मतभेद, ये सभी कारण बने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक, और अंतिम नंद शासक कौन था? तो घनानंद था। तो घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की यदि हम बात करते हैं तो 323 से लेकर के 298 ईशा पूर्व। अब ईशा पूर्व वाली जो बात आती है ना, इस तरीके से इसको समझिएगा। अब मान करके चलिए ये जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, हाँ, इस समय हुआ, ठीक है। उससे पहले का जितना भी समय था उसको बोला जाता है ईशा पूर्व। उसके बाद का जितना भी समय, जिससे जैसे इंग्लिश में लिख देंगे हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में हम लिखते हैं एडी, ईसवी लिखते हैं। और यहाँ और इसको क्या लिखते हैं? ईशा पूर्व। और इसको क्या लिखते हैं? ईसवी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इधर पे देखोगे, इधर पे अब आप जाओगे ना तो कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक, ये 323 से लेकर के 298, यानी कि ये मान के चलो 300, ये है 200, फिर आया 100, फिर ये है 0। तो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ का कोई 398 से लेकर के 298, 323 से लेकर के 29, ये कार्यकाल इतना, यानी कि पीछे की बात हो रही है। ऐसे चलते हैं हम, इधर पे जाते हैं तो इस तरीके से चलते हैं और इधर पे बढ़ेंगे तो 100, 200 है ना। और फिर उसके मतलब कि यहाँ पे हम 1 2 3 ऐसे करके प्रारंभ करते करते अभी हम कहाँ पे आ गए हैं? तो हम आ गए हैं 2023 में आए हैं। इस तरीके से हम बढ़े 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, फिर उसके बाद 2000 में आए थे, फिर 2000 से 2023 में आ गए हैं। इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, जिनको समझ में नहीं आता, तो मैंने उनके लिए ये बात बता दी है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो क्या बताया गया है? स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। ये जो है अलग अलग नाम है किसके लिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है, जो कि क्या बताया गया है? स्ट्रेबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा। क्या कहा? एंड्रोकोटस। इन्होंने कहा सेंड्रोकोटस, इन्होंने कहा एंड्रोकोटस। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। देखिएगा,
ये नहीं, ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये केवल ये पूछा जाता है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस के नाम से कौन सा मौर्य शासक जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम पूछ लिया गया। तो स से स्ट्रेबो, तो स से सेंड्रो, फिर ए से एरियन, तो ए से एंड्रोकोटस। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा तो याद आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन सर विलियम्स जोन्स ने पहचान की कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम थे, ये नाम से यही लोग पुकारे थे। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित कर हेरात, अराकोसिया यानी कि आज का कांधार, जेड्रोसिया एवं पेरोपेसिडाई यानी कि आज का काबुल के क्षेत्रों पर कब्जा किया। अब बात आती है, इतना समझिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य न केवल भारत में बल्कि आज का कांधार, काबुल, ये सभी चीजें ये सभी स्थान चंद्रगुप्त मौर्य के ही कब्जे में थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकोकस को हरा दिया था। किसको हराया था? सेल्यूकस को हरा करके वो हेरात, कांधार, ये सब नाम पूछा जाता है, हेरात, कांधार, काबुल, जेड्रोसिया क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था तथा मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। देखिए पूछा क्या जाता है कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था, किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने भेजा था। मेगास्थनीज की रचना क्या है? तो मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। क्या है? इंडिका। ठीक, अब आगे देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। किससे प्रेरित होकर के उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो जैन आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। फिर 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में सलेखाना प्रक्रिया द्वारा प्राण त्याग दिए। सलेखाना प्रक्रिया क्या होती है कि फास्ट अनटू डेथ, यानी कि तब तक नहीं खाएंगे अब जब तक अब मृत्यु नहीं आ जाती है। ठीक है, ये निर्वाण की अवस्था आप बोल सकते हो। सलेखाना जैन धर्म में बोला जाता है। तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह भी पूछा जाता है किसने श्रवणबेलगोला में, या फिर ये पूछ लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग किस प्रक्रिया द्वारा किया? तो संलेखना के द्वारा किया। कहाँ किया? तो श्रवणबेलगोला में किया। कब? तो 298 ईसा पूर्व की बात है। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो मौर्य शासक की यदि हम बात करें तो आता है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। ठीक है, अब याद नहीं हो रहा, क्या करें? तो सी से चंद्रगुप्त होता है, सी से चंद्रगुप्त, डी से, सी के बाद डी आता है तो बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार। भूल जाते हैं हम कि बिंबिसार है या बिंदुसार है, तो बस याद रखना चंद्रगुप्त यानी कि चंद्रगुप्त का सी और बिंदुसार का डी, तो सी के बाद डी आता है, यानी कि क्या याद करना है? मौर्य शासकों में बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का था। ठीक, आगे बढ़िए। कब से कब तक का है? तो 298 से लेकर के 273 तक शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य सम्राट बना और यूनानी ग्रंथों में इसका नाम अमित्र चेटस या अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला मिलता है। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, क्योंकि यदि आप देखोगे तो उस समय जैन, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय, ये कुछ संप्रदाय प्रचलन में थे। तो इसके चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का था, यानी कि जैन धर्म को उसने ग्रहण कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को बिलोंग करता था या फिर आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजदूत डायनोसिस, सीरिया जो कि सीरिया का राजदूत डाइमेकस आया था। समझिएगा कि यदि हमने देखा कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के
दरबार में किसको भेजा, तो मेगास्थनीज को भेजा। वहीं बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजदूत डायनोसिस आया था और सीरिया का राजदूत डाइमेकस आया था। दोनों ही बातें पूछी जाती है कि किसके राज दरबार में डाइमेकस आया था, तो बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस और डायनोसिस आया था। डायनोसिस मिस्र का और सीरिया का डाइमेकस। डाइमेकस, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए हम लोग। अशोक, अशोक की यदि हम बात करें तो बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य वंश का शासक बना, परंतु इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती यानी कि उज्जैन का राज्यपाल था। और अशोक के आरंभिक जीवन की जानकारी दिव्यावदान तथा सिंगली अनुश्रुति से मिलती है। यदि आपने मौर्य वंश का यानी कि यदि आपने एसएसटी की यदि हम बात करें तो अभी यूट्यूब में जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उसके यदि आपने डे 4 की क्लास यदि आप अटेंड आप किए होंगे तो इसका हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है, तो उसमें आप लोग जरूर देखिएगा, तो आप लोगों को मिलेगा कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो मैंने एमसीक्यू करवाया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हम अशोक के शासनकाल की बात करें तो 273 से 232 है। 273 से 232 इस तरीके का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पूरा समय है, कार्यावधि है, ठीक है। तो 273 से 232 यानी कि ये इतने से इतने तक की, इतने से इतने तक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा 273 से इसका शासनकाल प्रारंभ हो गया था, लेकिन ये यहाँ पे क्या लिखा है 273 और यहाँ पे लिखा है 232, लेकिन इसका राज्याभिषेक, राजा तो शासनकाल तो प्रारंभ हो गया था लेकिन उसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो 269 को हुआ। आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इसका शासनकाल प्रारंभ हुआ था तब उस समय ये राजा ना बन के वो अवंती यानी कि आज का उज्जैन वहां का वो राज्यपाल हुआ करता था, क्योंकि इसके पिताजी ने वहां पे इसकी नियुक्ति कर रखी थी कि तुम वहां का गवर्नर, वहां पे तुम गवर्न करोगे, ठीक है, राज्यपाल के रूप में तुम वहां। फिर उसके बाद पिता की मृत्यु के बाद फिर उसके बाद में इसका राज्याभिषेक 269 में हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 269 से लेकर के 232 फिर इसका कार्यकाल वास्तविक रूप में प्रारंभ हुआ। 273 स्टार्ट तो हो गया था लेकिन इसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय ये राजगद्दी पर ना बैठ करके अवंती में राज्यपाल के रूप में ये पदस्थ था। साथ ही साथ आरंभिक जीवन की ये वहां पे था, इसकी जानकारी कैसे पता चला, कौन बता दिया कि वो वहां का राज्यपाल था और राज्याभिषेक उसका ये हुआ, तो दिव्यावदान तथा सिंगली अनुश्रुति में इसकी जानकारी हमें मिली है, ठीक। आगे बढ़िएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 269 में बैठा, यानी कि 8वें वर्ष मतलब 261, ठीक। तो 261 में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग क्या, तो आज का उड़ीसा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कलिंग पर इसने आक्रमण किया और इस युद्ध के बाद उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। वो बौद्ध भिक्षु से प्रेरित हुआ, प्रभावित हुआ और वह मोगली पुत्तिस के प्रभाव से बौद्ध बन गया। उसने, यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं तो अभी जस्ट हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया भद्रबाहु के प्रभाव में, ठीक है। जैन आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में जैन धर्म को अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वहीं अशोक की बात करें तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 में जब उसने कलिंग यानी कि उड़ीसा पर जब आक्रमण किया तब वो बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आया और बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था, तो मोगली पुत्तिस नाम था और इनसे प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति की घोषणा की। और धम्म नीति की यदि हम बात करें तो धम्म नीति क्या होती है, यानी कि इसका संबंध आप यदि देखोगे तो इसके बाद में जब वो कलिंग में आक्रमण किया था उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो जो है यदि हम देखें
तो अब वो जिसको हम बोलते हैं कि ब्लड पॉलिसी से अब वो पीस पॉलिसी की तरफ में उसने रुख कर लिया। यानी कि अब वो जैसे कि किसी को मारना काटना, कि क्यों, आखिर कर ही क्यों रहा हूं मैं, कर ही क्यों रहा हूं मैं ये सब, तो उसने क्या किया, धम्म नीति की घोषणा की थी। ठीक है, अशोक के बौद्ध होने का अभिलेखीय प्रमाण हमें भाब्रू शिलालेख से, भब्रू जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भब्रू शिलालेख से मिलता है, जिसमें बुद्ध, धम्म तथा संघ का उल्लेख है। बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से अशोक ने दीक्षा ली थी। इसका मतलब कि वो मोगली पुत्तिस से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में तो आया, अब आ तो गया, लेकिन अब कोई गुरु तो चाहिए, तो उसने अपना गुरु किसको बनाया, तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे अशोक ने दीक्षा ली थी। यानी कि दीक्षांत समारोह भी अब इसका हो चुका, अब वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म में आ गया। ठीक, अशोक के नाम का उल्लेख हमें मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेल गोदम अभिलेखों में मिलता है। अशोक के पश्चात मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कर ली। यानी कि मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया, शुंग वंश आया। पूछा जाता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ को किसने हटाया या फिर किसने उसकी हत्या की, तो शुंग ने की। शुंग कौन है, तो शुंग मौर्य सेनापति ही है। कौन है, मौर्य सेनापति शुंग है। और उसके बाद में मौर्य के बाद में अब कौन सा शासनकाल आएगा, शुंग शासनकाल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, और वो क्या देखेंगे, सिकंदर का अभियान देखेंगे। तो सिकंदर ने भारत विजय अभियान 327 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। उसे पंजाब का शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पीस क्या है, वो कुछ नहीं बल्कि झेलम नदी के लिए ही उसका प्रयोग किया गया है। हाइडेस्पीस युद्ध या फिर झेलम, जिसको वितास्ता, ऋग्वेद में झेलम का नाम वितास्ता आता है। क्या आता है, वितास्ता आता है। ठीक है, ऋग्वेद में जैसा कि हमने देखा कि ऋग्वेद में 7 नदियों का वर्णन है, उन 7 नदी में एक नदी झेलम है, और झेलम का ऋग्वेद में जो नाम है वो है वितास्ता। तो जो पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलम का युद्ध। सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था, वो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था, पूछा जाता है सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर 29 महीने तक भारत में रहा तथा भारत से वापस लौटते समय यानी कि 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु बेबीलोन, यानी कि आप यदि आज का प्रेजेंट डे ईरान देखोगे तो वहां हो गई। लेकिन यदि हम देखें तो वो आगे नहीं बढ़ा था, यानी कि पंजाब के क्षेत्र से अब बहुत हद तक आप देखोगे तो उसने जो है वो आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि आगे कौन बैठा था, तो आगे वो घरानंद की सेना उस समय बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जब सिकंदर आया था, ठीक है, तब उस समय नंद वंश हमारे भारत में था, और नंद वंश के पास में सबसे बड़ी संख्या में सेना थी। और सेना को देख करके सिकंदर की जो सेना वाले थे वो बोले हम इतनी बड़ी सेना से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वो वापस लौटे। जब सेना के लोग जब सेना ही लौटने लग गई तो अकेला राजा क्या करेगा, वो पोरस के साथ में उसने युद्ध किया, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो काफी दिनों तक यहाँ पे रहा, 29 महीने तक वो भारत में रहा, फिर उसके बाद में वापस लौटने लगा, लेकिन वो वापस नहीं लौट पाया था और रास्ते में ही बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, किसका योगदान, यानी कि मौर्य प्रशासन कैसा था, तो मौर्य प्रशासन में राजा प्रशासन तथा राज्य दोनों का प्रमुख था। राजा क्या था, राजा प्रशासन तथा राज्य दोनों का प्रमुख था। और कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने
प्रशासन तथा राज्य से संबंधित सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेवा तथा मित्र। ये सप्तांग है, यानी कि 7 अंग हैं। किसके लिए है, जिससे प्रशासन सही तरीके से हो सके। प्रशासन के लिए इसने ये 7 अंग बताए हैं कि राजा रहेगा, एक अमात्य रहेगा, यानी कि राजा, अमात्य, जनपद होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, कोश, सेवा और मित्र। ये प्रशासन के लिए चाणक्य ने इस तरीके का सिद्धांत बताया है। मंत्रियों का चयन उपधा प्रणाली से किया जाता था और अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के काल में कितने प्रांत थे, तो 5 प्रांत थे और प्रांतों के प्रशासक राष्ट्रिक, कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे। यानी कि 5 प्रांत थे अशोक के समय और इनके जो प्रांतों के जो क्या थे, प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे, यानी कि जो प्रशासन कर रहा है वो राष्ट्रिक कहलाते थे, कुमार कहलाते थे या आर्यपुत्र कहलाते थे। कुमार, राष्ट्रिक या आर्यपुत्र कौन, इन प्रांतों के प्रशासक। प्रांतों का विभाजन विषयों में किया गया था। किसमें किया गया था, विषयों में किया गया था, यानी कि प्रांत को बांट दिया गया था विषयों में। और विषय के प्रमुख कौन थे, विषयपति थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। समझिएगा, जैसे कि आज के डेट में हम देखते हैं ना कि हमारा राज्य है, राज्य में जिले हैं और जिले में अलग अलग गांव हैं, ये हम देखते हैं ना। बस कुछ ऐसा ही चित्र हमें मौर्य शासन काल में भी देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि जो प्रांत हैं, कुल कितने प्रांत हैं, 5 प्रांत हैं। इन प्रांतों का प्रमुख या मुखिया कौन है, इन प्रांतों का प्रमुख या मुखिया है राष्ट्रिक है, कुमार है या आर्यपुत्र है। बिल्कुल ठीक है। अब इन प्रांतों को क्या किया गया, इन प्रांतों को विषयों में बांट दिया गया। अब विषयों का प्रमुख कौन, विषयों का प्रमुख विषयपति। कौन, विषयपति। ठीक है। अब इन विषयों को ग्रामों में बांटा गया। किसमें बांटा गया, ग्रामों में बांटा गया। अब ग्रामों का प्रमुख कौन, तो ग्रामिक। कौन है, ग्रामिक है। इस तरीके से पूरा प्रशासन होता था और इस तरीके से विभाजन भी होता था। ठीक है। अब बोला गया कि 5 प्रांतों में तो बांट दिए, लेकिन वो कौन कौन से 5 प्रांत हैं, तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 5 प्रांत हैं। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत कौन कौन से हैं, तो उत्तर पथ, क्या, तक्षशिला, अवंती यानी कि उज्जैनी, कलिंग, कलिंग यानी कि तोसली, दक्षिण पथ सुवर्णगिरी और पूर्वी प्राची यानी कि पाटलिपुत्र। यहाँ पे हम बनाते हैं, समझते हैं हम लोग। 5 प्रांत में बांटा गया था। बिल्कुल ठीक है, 5 प्रांतों में हम भी बांट देते हैं। कौन कौन से वो 5 प्रांत थे, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये है 5 प्रांत बना दिया जाएगा। ठीक है। अब उत्तर पथ तक्षशिला। ठीक है, उत्तर पथ तक्षशिला। फिर आता है हमारा अवंती, उज्जैनी। यहाँ पे एक एक करके बांटते हैं। तक्षशिला, उत्तर पथ, तक्षशिला, फिर उसके बाद में अवंती, उज्जैनी, अवंती, उज्जैनी। फिर उसके बाद में आता है हमारा क्या, कलिंग, कलिंग। और कलिंग के बाद में आता है हमारा सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। और उसके बाद में हमारा आता है पाटलिपुत्र। क्या आता है, पाटलिपुत्र आता है, यानी कि पटना। यदि हम बोले, यहाँ पे हम कलिंग ले लेते हैं, इधर पे कलिंग, और यहाँ पे हम लेते हैं क्या, तो यहाँ पे लेते हैं हम पाटलिपुत्र। इधर पे आएगा पाटलिपुत्र। स्पेलिंग आप लोग समझ लीजिएगा, कहीं पे यदि स्पेलिंग में कुछ गलती है तो यहाँ पे चलो सुधार ही देती हूं मैं। पाटलिपुत्र। ठीक, ये क्या है, ये 5 प्रांत है, तक्षशिला, अवंती, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, कलिंग। ठीक है।
आज की डेट में मैंने जो जो जहां जहां है उस हिसाब से मैंने इसको बांट दिया। सुवर्णगिरी और नीचे आएगा, कलिंग से भी और नीचे आएगा ये सुवर्णगिरी। अब ये नीचे है, इसको बोला जाता था दक्षिण पथ, उत्तर पथ, ये अवंती है, ये आपका प्राची है और ये है कलिंग। समझ में आया? कलिंग तोमली जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तोसली। कलिंग को तोसली, तोमली नहीं, तोसली बोलते हैं। ये 5 प्रांत थे। इन प्रांतों को विषयों में बांटा गया। उन विषयों के प्रमुख कौन? विषयपति। और विषयों को बांटा गया ग्रामों में, और ग्रामों के प्रमुख कौन? तो ग्रामिक। कौन है? ग्रामिक। इस तरीके से पूरा प्रशासन होता था किसके समय में? मौर्य के शासनकाल में, यानी कि मौर्य शासनकाल इस तरीके से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य प्रशासन में जो शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं तो उनको क्या कह दिया जाता था? तो शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। देखिए क्या लिखा है, शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जिसे महामात्र भी कहते थे। और मौर्य प्रशासन समितियों के माध्यम से होता था। कैसे होता था? समितियों के माध्यम से मौर्य प्रशासन होता था। अधिकारियों को तीर्थ कहते थे और महामात्र भी कह देते थे। न्याय प्रशासन को धर्मस्थी यानी कि दीवानी तथा कंठक शोधन यानी कि फौजदारी में विभाजित किया गया। देखिए ये वाला मैंने पूछा है एग्जाम में, मैंने एमसीक्यू में। तो यदि आपने अटेंड किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अटेंड किए हो तो जो लाइव क्लास अभी यूट्यूब पर चल रही है उसको जरूर से अटेंड कर लो। ठीक है, तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन जान जाओगे। पूछा गया था कि मैंने ये पूछा था उसमें एमसीक्यू में कि कंठक शोधन निम्न में से कौन सा विभाग है? तो कंठक शोधन न्यायपालिका है। साथ ही साथ धर्मस्थी भी न्यायपालिका का ही नाम है, यानी कि 2 न्यायपालिका यानी कि न्याय प्रशासन को धर्मस्थी यानी कि दीवानी और कंठक शोधन यानी कि फौजदारी में विभाजित किया गया था। नगर प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन का वर्णन हमें मेगिस्थिनीज की इंडिका में भी मिलता है। जो मेगिस्थिनीज कौन है? सेल्यूकस का राजदूत है, और सेल्यूकस के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया, और उसमें लिखा गया है कि नगर प्रशासन तथा सैन्य प्रशासन कैसे होता था मौर्य शासनकाल में। बातें क्लियर हैं आप लोगों को? आगे बढ़े। नगरीय समिति एवं कार्य। देखिएगा, समिति, प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, द्वितीय विदेशियों की देखरेख, तृतीय जन्म मरण का लेखा जोखा, चतुर्थ व्यापार वाणिज्य, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, छठी बिक्री कर वसूल करना। ये क्या है? ये है हमारा, यदि हम देखें तो ये नगरीय समिति एवं उनके कार्य बताए गए हैं कि ये समितियां हैं एवं ये उनके कार्य हैं। 6 समिति है और उनके अलग अलग कार्य बताए गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए फैक्ट है, या तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि हमें एज इट इज याद तो करनी पड़ेंगी ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम लोग उद्योग की बात करते हैं। तो मौर्य काल में अनेक उद्योग धंधे प्रचलित थे, जिनमें सूत कातने एवं बुनने का उद्योग प्रमुख था। क्योंकि मौर्य शासन काल में सूती वस्त्र बहुत ज्यादा फेमस थे। काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। जैसा कि मैंने बताया मौर्य काल में सूती वस्त्र काफी प्रसिद्ध थे। तो वो स्थान कौन से हैं जहाँ के सूती वस्त्र प्रसिद्ध थे? तो काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा। कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी उल्लेख किया है, और यह रेशम चीन से आता था। चीन पट्ट का उल्लेख यानी कि सूती वस्त्र हमारे यहाँ बनते, और सूती वस्त्र के लिए ये प्रमुख स्थान थे, काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा, और रेशम चाइना से आया करता था। ठीक है, मौर्य काल में खान उद्योग राज्य नियंत्रित था, यानी कि जो खान पान ये सब जो है ये सब किसके नियंत्रण में था? तो राज्य के नियंत्रण में ये सब हुआ करता था। ठीक है, इस काल में धातु उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औषधि उद्योग आदि प्रसिद्ध थे। पत्थर तराशने का व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। इन सब में केवल पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा उद्योग गुप्त
मौर्य वंश के समय था। तो बस थोड़ा सा याद करना, सूती वस्त्र के लिए फेमस था, रेशम चाइना से आता था। उस समय धातु उद्योग, नमक, शराब, जहाजरानी, चमड़ा, औषधि ये भी प्रसिद्ध थे। पत्थर तराशने का व्यवसाय भी किया जाता था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वाणिज्य एवं व्यापार को देखेंगे। तो वाणिज्य एवं व्यापार के लिए देखें तो वाणिज्य एवं व्यापार पर राज्य का नियंत्रण था और इस काल में ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति क्या था, इधर पे देखेंगे, पूर्वी तट का महत्वपूर्ण, यानी कि उस समय आप देखो तो उस समय बिल्कुल क्या हुआ करता था, आदान प्रदान यानी कि आयात निर्यात ये सब हुआ करता था, व्यापार बहुत अच्छा फैला था। और ताम्रलिप्ति पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था और पश्चिमी तट पर भड़ोच और सोपारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिमी तट पर भड़ौच तथा सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, भड़ोच सोपारा पश्चिमी, ताम्रलिप्ति पूर्वी। इस काल में मार्ग निर्माण के लिए एग्रोनोमाई नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। एग्रोनोमोई नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था, किस लिए, मार्ग निर्माण के लिए। वे वस्तुएं जिनका राज्य व्यापार स्वयं करता था, वे वस्तुएं जिनका व्यापार राज्य स्वयं करता था तो राजपण्य कहलाती थी। क्या कहलाती थी, राजपण्य कहलाती थी। ठीक है, ये जो राज्य स्वयं व्यापार जिसका कर रहा है तो वो राजपण्य कहलाती थी। ठीक, फिर आगे बढ़िएगा। व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था और मौर्य काल में देशी उत्पादों पर 4% तथा आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर लिया जाता था। यदि आप देशी उत्पाद है तो केवल 4% और लाए हैं यानी कि आयात हुआ है तो उसमें 10% बिक्री कर लिया जाता था उस समय, यानी कि कर भी प्रचलन में था। राज्यपाण्य यानी कि जिन वस्तुओं का राज्य स्वयं व्यापार करता था तो राजपण्य कहलाते थे। व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। ठीक, मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशियाई, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका के साथ हुआ करता था। ठीक है, चीन से रेशम, ताम्रपर्णी से मोती, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा एवं पश्चिमी एशिया से घोड़ों का आयात होता था। उस समय क्या क्या होता था, जैसे कि हमने एक ठोकर रेशम का तो देखा ही है कि रेशम कहाँ से आता था, तो रेशम आता था चाइना से आता था, लेकिन साथ ही साथ मदिरा कहाँ से आती थी, मदिरा सीरिया से आती थी। घोड़े कहाँ से आते थे, तो एशिया, पश्चिमी एशिया से आते थे, यानी कि वेस्ट एशिया से घोड़े आते थे। ठीक है, जैसे कि आज के डेट का यदि आप देखोगे ना, सऊदी अरेबिया ये सब पूरा जगह, और नेपाल से चमड़ा आता था, ताम्रपर्णी से मोती आया करता था। भारत से हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती रंग यानी कि मोती रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी और अंतर्देशीय व्यापार सार्थवाहों के माध्यम से किया जाता था। अंतर्देशीय व्यापार किसके माध्यम से, सार्थवाहों के माध्यम से किया जाता था। सार्थवाहों के माध्यम से क्यों किया जाता था, क्योंकि व्यापारियों का नेता कौन, तो व्यापारियों का नेता सार्थवाह, व्यापारियों का नेता सार्थवाह, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसकी मदद से करेंगे, सार्थवाह की मदद से करेंगे। समझ रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आगे यदि हम देखें तो क्या बताया गया है, मौर्यकालीन वस्तुकला एवं मूर्तिकला। अब वस्तुकला एवं मूर्तिकला पर भी चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा। यदि हम मौर्यकालीन वस्तुकला एवं मूर्तिकला की बात करेंगे तो मौर्यकालीन कला के दो रूप थे। एक राज्य कला जो मौर्य राजमहल तथा अशोक स्तंभों में पाई जाती थी, और दूसरी लोक कला जो परखम के यक्ष, दीदारगंज की चमार गृहिणी, बेसनगर की यक्षिणी में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के बस याद ये रखिएगा कि मौर्य कला दो भागों में विभक्त थी, एक राज्य कला थी
और दूसरी लोक कला थी। राजकला राजमहल में देखने को मिलती थी और लोक कला यानी कि हर जगह बोले तो परखम के यक्ष, दीदारगंज की चमार ग्राहिणी और बेसनगर की यक्षिणी में देखने को मिलती है। एक लोक कला है, एक राज कला है और एक लोक कला है। ठीक, और ये जो राजकला है वो अशोक स्तंभों में भी देखने को मिली है। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्मक स्तंभ यानी कि मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से निर्मित, ठीक है। मौर्य काल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्मक स्तंभ यानी कि मोनोलिथिक है, जो कि उसमें धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे, ठीक है। ये चुनार के धूसर रंग के बलुआ पत्थर के बने हैं, ठीक है। क्या? मोनोलिथिक बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और स्तंभ सपाट है और एक ही पत्थर के बने हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से निर्मित, ठीक। चमकीली पॉलिश स्तंभों एवं मूर्तियों की प्रमुख विशेषता रही है, क्योंकि स्थापत्य देख रहे हैं, मूर्तिकला देख रहे हैं। अब सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर पूछा जा सकता है, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? तो 4 सिंह है। ये 4 सिंह एक चक्र धारण किए हुए हैं और इस चिन्ह को स्वतंत्र भारत की सरकार ने अपना राज्य की चिन्ह बनाया है, नेशनल एम्बलम। बस वही बात की गई है, इस तरीके से है ना। यानी कि यहाँ पे चक्र है और यहाँ पे एक शेर, 2 शेर, ये 2 शेर, तीसरा शेर और पीछे में चौथा शेर, तो 4 सिंह है, ठीक है। यही है। गया के निकट बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर, बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर 7 प्रस्तर गुहा आवासों का निर्माण आजीविकाओं यानी कि जो आजीवक संप्रदाय के लोग हैं, आजीवकों के लिए किया गया। कर्ण की चौपड़ गुफा, सुदामा और लोमस ऋषि गुफा व विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य शासक दशरथ ने गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। गुफाओं का नाम पूछ लिया जाता है। लोमस ऋषि गुफा किसके काल की है? तो मौर्य कालीन गुफा है, लोमस ऋषि की गुफा। इस तरीके का प्रश्न बनता है। मौर्य शासक दशरथ ने गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे देखेंगे, फिर आगे क्या बताया गया? मौर्यकालीन अभिलेख। अभी हमने चित्रकला, मूर्तिकला देखा, अब हम अभिलेख देखेंगे। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, यानी कि सभी लिपि है। देखो, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसिप ने अशोक का अभिलेख पढ़ा था। कल मैंने यही प्रश्न किया था आपके एमसीक्यू में, लाइव एमसीक्यू जो 9:30 बजे होता है, उसमें मैंने सेम प्रश्न यही किया था कि किसने सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। कब पढ़ा? तो 1837 को पढ़ा। आगे बढ़ेंगे। रुमेनदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। किसको? रुमेनदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है, रुमेनदेई अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी? तो 7। और प्रयाग स्तंभ लेख अकबर द्वारा कौशाम्बी से, ध्यान दीजिएगा, जो प्रयाग में जो स्तंभ लेख है उसको अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद में स्थापित करवाया गया। रामपुरवा लौरिया अरेराज तथा लौरिया नंदगढ़ स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थित है। इन स्तंभ लेखों की लिपि ब्राह्मी है। फिर से समझिएगा, यहाँ पे अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या बताया गया 7, जिसके अंतर्गत यदि हम देखें तो प्रयाग का जो स्तंभ लेख है वो पहले कहाँ था? कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर कौशाम्बी से उसको प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद ले आया। इतनी बातें क्लियर है। अब रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख चंपारण बिहार में है, ये बताया गया है। और स्तंभ लेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है।
इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है किसकी। ये अभी हमने क्या देखा, मौर्यकालीन देखा। अब आ जाओ, कुछ प्रमुख शिलालेख है, वो कौन कौन से हैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं, तो 14 शिलालेखों की यहाँ पे चर्चा हो रही है। शिलालेख क्या क्या और उसके बारे में। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ इसको। नाउ विशाल कंटिन्यू। हम क्या देख रहे हैं, शिलालेख देख रहे हैं। उन शिलालेखों के अंतर्गत अब हम देखेंगे प्रमुख शिलालेख। प्रमुख शिलालेख हम देखें तो पहला क्या है, पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्यों एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। चोल, पांड्य, सत्यपुत तथा केरल पुत्र की चर्चा है। ये उतना पूछा नहीं जाता है, जितनी चीजें पूछी जाती है मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो कुल मिलाकर के ये याद रखना कि जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे में राज्य की अधिकारियों युक्त रज्जुक प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश है। चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा है, यानी कि अब कोई बैर नहीं करना है। ये क्या है, अशोक का शिलालेख है, और अशोक के शिलालेख में जो चौथा पूछा जाता है, अशोक के कौन से शिलालेख में बैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा है। तो चौथे शिलालेख में बैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा है। जब 261 ईसा पूर्व में जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, और उसका जो हृदय परिवर्तन हो गया था, मोगली पुत्र तिस्के से प्रभावित बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र से प्रभावित होकर जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, तब उसमें उसके बाद इसने क्या किया था, इसने बैरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाया था। यानी कि बैर भाव, क्यों मैं इतनी हिंसा कर रहा हूं, क्यों मैं खून की पूरी नदियां बहा रहा हूं, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। तो उसने अब कोई आक्रमण नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं करना है। अब क्या करना है, अब मेरे को जानना है कि आखिर सत्य क्या है। सत्य की तलाश में धम्म घोष है। ठीक है, धम्म घोष ये इट इज मोस्टली रिलेटेड टू नॉट टू एनी रिलीजन, यानी कि किसी धर्म से रिलेटेड नहीं, जो कि सत्य की खोज से रिलेटेड है। ठीक है, और सत्य की खोज के अंतर्गत जैसा कि इसने अब ये इसने क्या किया था कि ब्लड पॉलिसी को ये त्यागा था। ब्लड पॉलिसी मतलब खून की नीति, खून की नीति मतलब अब किसी को मारना काटना नहीं है। तो इसके बारे में याद रखना, चौथे शिलालेख में इसके बारे में बताया गया है। पांचवा जो शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। छठे में धम्म महामात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता है, प्रतिवेदक की चर्चा है, ये सब नहीं पूछा जाता। सातवें में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात है, ये पूछा जा सकता है। सभी संप्रदायों की सहिष्णुता की बात किसमें है, तो सातवें में है। आठवें में सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख है, आठवां भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नौवें में विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा है। 10वें में ख्याति एवं गौरव की निंदा है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल है। 11वें में धम्म नीति की व्याख्या है। 12वें में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता तथा सभी प्रकारों के विचार का सम्मान है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, पूछा जाता है कि किस में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। चौथे में बैरी घोष की जगह धम्म घोष का वर्णन है। या ये चीज को जो जो बार बार बोल रही हूँ, 4 याद कर लीजिएगा, 13 याद कर लीजिएगा। आप 4 1 और 3 जोड़ दोगे तो 13 ही आएगा। तो बैरी घोष की जगह धम्म घोष
और ये कलिंग, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद ही इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। ऐसे करके याद करना, याद हो जाएगा। पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, अपराध करने वाली आठवीं जातियों का उल्लेख है, और 14वें शिलालेख में यह लेख कहीं संक्षेप तो कहीं मध्यम और कहीं विस्तृत रूप में है। 14वां, तो इसमें से आपको 4 और 13 मुख्य रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य हमारा हो गया, अब गुप्त साम्राज्य में आ जाओ। गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत थे। ये कौन थे? कुषाणों के सामंत रहे थे, और वो संभवतः वैश्य थे। कौन थे? वैश्य थे ये लोग। ठीक है। गुप्त साम्राज्य की यदि आप बात करोगे तो श्री गुप्त प्रथम गुप्त शासक था, जो कि गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। और इस वंश का दूसरा शासक घटोत्कच था, जो कि कार्यकाल देख लीजिए 240 से 280। अब 280 से 319 आप बोलोगे। ऊपर में अभी हमने देखा कि कार्यकाल उल्टा उल्टा चल रहा था, अब ये सीधा सीधा कार्यकाल कैसे चल रहा है? ऊपर में तो हमने और ही कुछ कार्यकाल देखा है। ऊपर में हमने कौन सा कार्यकाल देखा था? जैसे कि हम अशोक की ही बात करें तो 273 से 232 आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ 240 से 280 कैसे आ गए? सीधा सीधा कैसे चलने लगे? यहाँ पे ईशा पूर्व लिखा था, यहाँ पे ईस्वी लिखा है, तो यही तो बात है ना। यही तो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? इस तरीके में ये जो है, यदि जीसस क्राइस्ट का बर्थ है तो इससे पहले सब ईशा पूर्व रहेंगे, और कार्यकाल 100 200, तो इधर पे 225 पहले आएगा और 215 बाद में आएगा, और ऐसे कार्यकाल बनेगा। अब यहाँ पे आओगे तो अब इधर पे आ गए, ये मौर्य वंश थे, अब इधर पे आ गए तो गुप्त वंश आए, तो उसमें 240 और 280 ऐसा, अब ये ऐसा चलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है बातें? ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो ये क्या है? हमने देखा कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी, और ये पहला गुप्त शासक था, क्योंकि पहला प्रथम शासक था। ठीक है, प्रथम किसका? गुप्त वंश का। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य, मैंने गलती से कहा चंद्रगुप्त प्रथम की यदि हम बात करते हैं तो कार्यकाल है इसका 319 से 335 ईस्वी, और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पूछा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। इसने 319 से 320 ईस्वी में सत्तासीन होने के उपरांत गुप्त संवत की शुरुआत की थी। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस संवत की शुरुआत की थी? तो इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। यह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर रखी थी। कल मैंने ये सभी बातें आप लोगों को एमसीक्यू क्लास में बताई है, लेकिन यहाँ पे आप लोग थ्योरी फॉर्म में भी देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था तथा वैशाली के आसपास अपना प्रभाव स्थापित किया था। मैंने कल ही बताया था चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है यहाँ पे कि गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत यानी कि चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किस गुप्त शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया। चंद्रगुप्त के बाद में आता है समुद्रगुप्त, और इसका कार्यकाल है 335 से 375 ईस्वी। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त शासक बना, और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन उसके दरबारी कवि हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, फिर बी मतलब ये वी है, इंग्लिश में देखोगे तो वी है। विंसेट, जिसको बोला जाता है विंसेट ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। कल मैंने ये सभी एमसीक्यू में करवा दिया है, बार बार बोल रही हूँ, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। तो यहाँ पे थ्योरी है
और थ्योरी के बाद में वो एमसीक्यू है। ठीक है, कल मैंने इसका लेकिन एमसीक्यू पहले करवा दिया है, आज आप लोग को थ्योरी भी पूरा बता दे रही हूँ। ठीक, यहाँ पे आगे देखो, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था तथा उसके सिक्के पर अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक, पराक्रमांक जैसी उपाधियां अंकित है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण कर रखी थी एवं क्या धारण, इसने परम भट्टारक की भी उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण कर रखी थी। परम भट्टारक, ठीक है, एवं पराक्रमांक, परम भट्टारक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक, ये उपाधियां समुद्रगुप्त की ही हैं। इस काल के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और इसे कविराज भी कहा जाता था। म्यूजिक का प्रेमी था इसलिए कविराज। इसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने जो बौद्ध विद्वान वसुबंधु थे उनको ये जो समुद्रगुप्त है उस संरक्षण दिया था। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद में हम आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था और समुद्रगुप्त के बाद वास्तविक रूप में रामगुप्त हुआ और रामगुप्त को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री, परम भागवत, विक्रमांक आदि उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त ने देवगुप्त, देवराज, देवऋषि, परम भागवत, विक्रमांक उपाधियां धारण कर रखी थी। ठीक, बार बार कह रही हूं, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। पूछा जाता है शकों को पराजित करने वाला कौन सा गुप्त शासक है, तो शकों को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है, शकों को पराजित किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जैसे कि मैंने बताया था कि विक्रमादित्य भी कहा जाता था, तो विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी और व्याघ्र प्रकार के सिक्के जारी किए। किस प्रकार के? व्याघ्र प्रकार के। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है हरिसेन के द्वारा, और यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी उसका उल्लेख हमें उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास, धनवंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, वराहमिहिर, वररुचि जैसे 9 विद्वानों की मंडली थी। इन्हें नवरत्न कहा जाता है। और आप सभी ने यदि टीवी में देखा होगा, सिंहासन बत्तीसी करके एक प्रोग्राम आता था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे, यदि आपने सुना होगा विक्रम बेताल सुने हैं, तो ये वही बेताल है। ये जो बेताल लिखा है ना, नवरत्नों में से है। ठीक है, ये बेताल है, ये वही बेताल है, विक्रम बेताल, ये वही बेताल है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके समय साहित्य तथा कला का भी पर्याप्त विकास हुआ। किसके समय? विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसने परम भागवत, विक्रमांक और कौन कौन सी देवश्री, देवराज, देवगुप्त, इस तरीके की इसने उपाधि धारण कर रखी थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुमारगुप्त, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, जिसे महेंद्रादित्य कहते थे, उसको विक्रमादित्य, इसको महेंद्रादित्य कहते थे, शासक बना। कुमारगुप्त के समय मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की। देखिएगा, समझिएगा, समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, और उसके बाद में आता है कौन, तो विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उसके लिए उदयगिरी, और फिर आता है कुमारगुप्त, तो उसके लिए मंदसौर, क्या? मंदसौर का अभिलेख। याद रहेगा, आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख हमें कुमारगुप्त के ही मिलते हैं। किसके मिलते हैं? कुमारगुप्त के। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। अब ये याद रखना, स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख, एक एक चीज बता रही हूँ अलग से लिख के इसलिए।
नोट डाउन करते हुए चलो, यदि नहीं बनाए हो नोट्स तो अभी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कंदगुप्त का भीतरी फिर से नोट डाउन करो, अभी फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनो। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते थे, तो उसका क्या है, उदयगिरी गुहालेख। फिर आता है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का मंदसौर। फिर आता है स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त का भीतरी, क्या, भीतरी। अब ये यदि आप कुमारगुप्त की बात करोगे ना, तो कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख थे, ठीक है। और फिर आगे सुनो, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। यानी कि इसके स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चला कि जानते हो कुमारगुप्त का जब शासन था ना, उस समय पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखो शकों के बारे में हमने पढ़ा था, शकों के बारे में हमने पढ़ा ना, किसके लिए हमने शकों के बारे में पढ़ा था, शकों के बारे में यहाँ पे देखना हम लोग, मुझे जहां तक याद आ रहा है, सॉरी, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शकों का आक्रमण हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शकों का आक्रमण, देखो यहाँ पे लिखा है शकों का आक्रमण हुआ और शकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित कर दिया। लेकिन कुमारगुप्त के समय किसका आक्रमण हुआ था, तो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, ठीक, पुष्यमित्र शुंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। आगे देखो, कुमारगुप्त के समय नालंदा महाविहार की स्थापना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। नालंदा महाविहार की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। और कुमारगुप्त के शासनकाल में ही पुष्यमित्रों का आक्रमण भी हुआ था। फिर उसके बाद देखो, कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा अश्वमेध महेंद्र की उपाधियां धारण की थी। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य, ठीक है। फिर उसके बाद में कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र की उपाधि धारण कर रखी। अब स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख हमें ये तो पता चल गया, लेकिन ये देखो उसके बाद में आया कुमारगुप्त के बाद में आया स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का शासनकाल 445 से 467, इसको थोड़ा सा याद करना, इनका कार्यकाल देख लेना एक बार, ठीक। तो अब आगे देखो, कुमारगुप्त जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। इसने हूणों को पराजित कर उनका विस्तार रोक दिया। ध्यान दीजिएगा कि देखो, जब चंद्रगुप्त द्वितीय था यानी कि विक्रमादित्य था, उस समय शकों का आक्रमण हुआ। कुमारगुप्त के समय पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ और हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित कर उनका विस्तार रोका। स्कंदगुप्त के समय गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया। पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके शासनकाल में हुआ, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। पूछा जाता है सुदर्शन झील कहाँ है, तो सुदर्शन झील आपका गिरनार में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कंदगुप्त को अहोम स्तंभलेख में चक्रादित्य, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको प्लग कर दूं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। एक मिनट है ना, प्लग इन कर दूं मैं। नाउ वी शैल कंटिन्यू। क्या हम देख रहे थे, हम देख रहे थे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त को अहोम स्तंभलेख में शक्रादित्य, आर्य मंजुश्री, मूल कल्प में देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वक्षा कहा गया है। क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन क्या बोलते, थोड़ा सा पेपर को हार्ड बनाना रहता है, तो इस तरीके का फैक्ट भी दे देते हैं, ठीक है।
तो देखना जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त को देखो, अहोम स्तंभ लेख में शक्रादित्य, आर्य मंजुश्री मूल कल्प, ठीक, आर्य मंजुश्री मूल कल्प में देवराय। फिर से समझो एक एक चीज। स्कंदगुप्त को अहोम स्तंभ लेख में शक्रादित्य कहा गया, आर्य मंजुश्री मूल कल्प में देवराय कहा गया, जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त बख्शा कहा गया। ये 3 उपाधियां दी गई हैं और अलग अलग जगह पे दी गई, किसको? स्कंदगुप्त को दी गई। ठीक, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था और कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली और गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कुमारगुप्त तृतीय था। कौन था? कुमारगुप्त तृतीय था। याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़े अब हम लोग गुप्त प्रशासन देख लेते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो मैंने अलग से इसीलिए मैंने लिखा उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। डेफिनेटली गुप्त वंश से क्वेश्चन आएगा, तो इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने सभी पॉइंट्स आप लोगों को बता दिया है। गुप्त प्रशासन की बात करें तो राजा संपूर्ण साम्राज्य का सर्वे सर्वा होता था। गुप्त प्रशासन में मौर्य, सातवाहन, शक तथा कुषाण शासन के तत्व पाए जाते थे। साथ ही गुप्त प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी देखी जाती थी। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति मतलब समझते हैं क्या होता है? सभी को सबका काम सौंप दो, केवल राजा ही सर्वशक्तिमान ना बना रहे। ठीक है, फिर तो गुप्त प्रशासन में मौर्य, सातवाहन, शक तथा कुषाणों के शासन के तत्व पाए गए हैं। गुप्त शासन में कार्यपालिका, न्यायपालिका, सैन्य व्यवस्था अलग अलग होती थी और गुप्त साम्राज्य का विभाजन प्रांत, विषय, पेट, ग्राम में किया गया था। ये यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण था, यानी कि सबको अपना अपना कार्य दे दिया गया है। ठीक, गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासक को उपरीक, गोप्ता, भोगपति तथा राजस्थानीय कहा जाता था। किसको? ये प्रांतीय प्रशासक है। इससे पहले हमने प्रांतीय प्रशासक को राष्ट्रिक नाम से हमने देखा था ना, उसमें जब हम लोग मौर्य वाला देख रहे थे, तो बस वैसा ही गुप्त के समय अब प्रांतीय प्रशासक को क्या कहा जाता है? भोगपति, उपरीक, गोप्ता या राजस्थानीय कहा जाता था। ठीक है, और कार्यपालिका भी थी, न्यायपालिका भी थी और सैन्य व्यवस्था भी थी। आज का देख लोगे तो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है और डिफेंस है, ये सभी चीजें हुआ करती थी। दंडनायक, दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक राजकीय न्यायाधीश होते थे। गुप्तचर कर्मचारियों को दूत तथा पुलिस कर्मचारियों को भट्ट कहा जाता था। पुलिस भट्ट, भट्ट मतलब देखो पुलिस आई, लठ मारी, लठ से भट्ट, याद कर लीजिएगा, लठ से भट्ट। ठीक है, गुप्तचर को याद ही हो जाएगा दूत। अब दंड नायक, कौन दंड दे रहा है? महादंड, सर्वदंड। महादंड, दंड मिला, दंड मिला, महादंड मिला, सर्वदंड मिला, तो कौन दिया? तो न्यायाधीश दिए। तो ऐसे करके याद करिएगा। और जैसे कि मैंने बताया, पुलिस आती है, लठ मारी, लठ से भट्ट हो गया। मतलब ट्रिक है याद करने का। अब आप लोग जैसे याद हो जाए तो वैसे कर लीजिए। गुप्त काल में सामान्यतः भूमि पर सम्राट का अधिकार माना जाता था। भू राजस्व की मात्रा कुल उत्पादन का 1/4 से यानी कि 1/6 भाग तक होती थी। यानी कि आपके यहाँ जो भी उत्पादन हुआ है वो आप 1/4 से लेकर के 1/6 तक आप क्या करोगे? आप दोगे, क्योंकि भूमि पर सम्राट का अधिकार है। तो अब आपको कर तो चुकाना पड़ेगा, तो चुकाते थे, कुल उत्पादन का चुकाते थे। गुप्त काल के मुख्य करते भाग, गुप्त काल के मुख्य करते भाग भोग, उद्दंग, उपरिकर, भूतावात प्रत्यय शुल्क आदि। ठीक है, उद्रंग, अपरिकर, भूतावात प्रत्यय शुल्क। अब बताओ यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? गुप्त काल, निम्न में से गुप्त काल के मुख्य कर कौन कौन से थे? नाम लिख देंगे। अब आपको बताना है कि ये है या नहीं है। देखना, भाग, भोग, उद्रंग, उपरिकर, भूतावात प्रत्यय शुल्क।
ठीक है। भाग भोग सुन लीजिए, बार बार सुनेंगे तो शायद याद रहे। भाग भोग उद्रंग उपरिकर भूतावाद प्रत्यय शुल्क, ये कर का नाम था, मुख्य कर थे। अब आ जाओ गुप्तकालीन समाज में तथा धर्म में। तो गुप्तकालीन समाज में अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई, परंतु वर्ण व्यवस्था बनी रही, वर्ण व्यवस्था बनी रही। इस समय शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ तथा वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। क्या हुआ? शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे, अनेक जातियां आई अस्तित्व में, लेकिन क्या बताया गया? लेकिन वर्ण व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रही। अब देखो, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में भी गिरावट आई। ठीक। इस समय 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। अब बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, ऐरण अभिलेख किससे संबंधित? ऐरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कब मिला? तो 510 में मिला। कहां से मिला? तो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिला। ऐसे करके आप लोगों को याद रखना है, याद रहेगा। अब ये बताओ, अब आप लोग जब नोट्स बनाइए तो सबसे पहले समुद्रगुप्त लिख लीजिए। समुद्रगुप्त के लिए प्रयाग प्रशस्ति लिख लो। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए लिख लो उदयगिरी। ठीक। फिर उसके बाद में कुमार गुप्त लिखो, कुमार गुप्त के लिए मंदसौर लिखो। फिर उसके बाद में स्कंद गुप्त लिखो। ठीक है, स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख लिखो। फिर उसके बाद में भानुगुप्त लिखो, तो भानुगुप्त का ऐरान अभिलेख लिखो। इस तरीके से लिख लो, अपना नोट्स बना लो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े तो गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी, सती प्रथा विद्यमान थी, दास प्रथा विद्यमान थी, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट थी, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा थी, जाति उभरी लेकिन वर्ण व्यवस्था थी, और गुप्त काल में सभी संप्रदायों का प्रचलन रहा। परंतु गुप्त शासकों ने वैष्णववाद को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। गुप्त समय में वैष्णव, ये कौन थे? ये वैष्णव थे। संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग, यदि गुप्त काल की बात करोगे तो गुप्त काल के समय जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था अधिक, क्योंकि समुद्रगुप्त के जितने भी आप राज दरबारी कवि को देखोगे तो कालिदास जैसे बहुत बड़े बड़े कवि रहे। और इस समय जिस धर्म का अधिक बोलबाला था वो था ब्राह्मण, यानी कि यदि आप देखोगे तो पौराणिक धर्म, या फिर आप बोल सकते हो कि वैष्णववाद का अधिक बोलबाला था। ठीक। गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां आइए देख लें तो कला व संस्कृति तथा विज्ञान की दृष्टि से यह काल स्वर्ण युग कहलाता है। कौन कौन सी दृष्टि से बोला जाता है ना कि ये क्या है? गोल्डन पीरियड है। गुप्त काल को गोल्डन पीरियड बोला जाता है। क्यों? कला, संस्कृति, विज्ञान की दृष्टि से यह स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विविध कलाओं का भी उत्थान हुआ, और यही कारण है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग, गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ठीक है। गुप्त काल में स्थापत्य के अवशेष हमें देवगढ़ में मिले। देवगढ़ में हमें दशावतार मंदिर देखने को मिला, तिगवा में विष्णु मंदिर, नागौद में शिव मंदिर, भीतरगांव में ईंटों से निर्मित मंदिर, सारनाथ में धमेक स्तूप आदि स्थल प्राप्त हुए हैं। तो मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संस्कृति, विज्ञान सब में बहुत ही ज्यादा उन्नति हुई थी, इसीलिए क्या बोला गया कि स्वर्ण युग है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19, जाओगे अजंता की गुफा तो गुफा नंबर 16, 17, 19 तथा बाघ की गुफा की चित्रकारी गुप्त काल से ही संबंधित है। जो बाघ की गुफा है और जो अजंता की गुफा 16, 17, 19 गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल में मूर्तियां बननी शुरू हुई। क्या हुई? मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी। आगे देखिएगा, गुप्त काल में विज्ञान, खगोल दर्शन का भी पर्याप्त विकास हुआ।
शून्य की खोज गुप्त काल से संबंधित है। शून्य की खोज आर्यभट्ट की, यदि हम बात करें खगोल, ऐसे कौन है, कल हमने देखा था कि वो कौन है, भौगोलिक यदि ऐसा प्रश्न था कि निम्न में से कौन है जो कि भूगोल से संबंधित है, तो आर्यभट्ट का नाम सामने आया, यानी कि आर्यभट्ट आंसर था। और यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के याद रखना है कि मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकारी ये सब हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ में यदि हम बात करें तो अजंता का 16, 17, 19 और बाघ की गुफा गुप्त काल से संबंधित मूर्तिकला प्रारंभ हुई एवं शून्य की खोज गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक, आइए देखिए, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री हुए, यही प्रश्न था कल के क्लास का। इस काल में वराह मिहिर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री हुए। चिकित्सा के विद्वान चरक ने चरक संहिता की भी रचना की। हमसे एग्जाम में पूछा गया था और पूछा जाता भी है कि चरक संहिता के रचनाकार कौन है, तो चरक है, जो कि चिकित्सा के विद्वान माने गए हैं। कौन? चिकित्सा के विद्वान। इस युग के विद्वान कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको? कालिदास को। किसके समय में थे ये? तो समुद्रगुप्त के समय में थे ये। ठीक, गुप्त काल में रचित प्रमुख रचनाएं भी देख लीजिए। तो रचनाएं, कालिदास की रचना क्या क्या है? तो कालिदास की रचना है ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, और कल मैंने पूरी लिस्ट आप लोग को बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में विशाख दत्त की रचना है मुद्राक्षस, दंडिन की रक्षा है दश कुमार चरित, अमर सिंह की अमरकोश, वराह मिहिर की बृहद संहिता, शूद्रक की मृच्छकट्टिकम, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, वात्सायन का काम सूत्र। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा। इसको चाहे आप लोग लिस्ट बना करके याद कर लीजिए, अलग से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार और रिपीट करूंगी। कालिदास ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्नि, विशाख दत्त मुद्राक्षस पूछा जाता है। मुद्राक्षस किसकी रचना? विशाख दत्त। दंडिन दश कुमार चरित, अमर सिंह अमरकोश, वराह मिहिर बृहद संहिता, शूद्रक मृच्छकटिकम, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम, वात्सायन काम सूत्र। वात्सायन काम सूत्र। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग। गुप्त काल के समय विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध कैसा था? तो गुप्त काल भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए प्रसिद्ध था। यद्यपि गुप्त काल से पहले ही यहाँ के शासकों ने मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों से अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था। यानी कि गुप्त से पहले ही हम लोग मध्य एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ में व्यापार किया करते थे। तथापि इन उपनिवेशों में हिंदू संस्कृति का प्रचार विशेषतया गुप्त काल में हुआ, क्योंकि गुप्त काल यदि हम देखें तो उस समय कौन सा धर्म सबसे अधिक प्रचलित था? तो हिंदू धर्म था। उसमें वैष्णववाद था, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए हमारा व्यापारिक संबंध यानी कि उपनिवेश ये सब तो हुआ करते थे, लेकिन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था। तो हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार गुप्त काल में ही बहुत अच्छी तरीके से हो पाया। फुनान, कंबोज, मलाया, जावा, सुमात्रा, बाली, सियाम, बर्मा आदि इस समय के प्रमुख हिंदू राज्य थे। ठीक है, यानी कि आप इधर पे देखोगे ये पूरा अपना ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, यानी कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा ये वाला एरिया हो गया। ठीक, बर्मा यानी कि ये आपका म्यांमार वाला एरिया हो गया। ठीक, तो इस समय ये क्या प्रमुख हिंदू राज्य थे, क्योंकि यहाँ पे हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। मध्य एशिया में खोतान तथा कूचा हिंदू संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। मध्य एशिया में खोतान तथा कूचा, मध्य एशिया में। यहाँ पे आप देखोगे तो मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी समझते हैं क्या होता है? इधर पे देखो, ये है क्या? ये है इंडिया, ये इंडिया है। ठीक है,
अब इधर वाला एरिया क्या है, इधर वाला एरिया आपका मध्य एशिया, इधर वाला ये एरिया क्या है, ये आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया है। इधर पे ही आपका पड़ता है ना जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ठीक है, इधर पे आपका म्यांमार, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, ये है मध्य एशिया। तो उस मध्य एशिया में खोतान तथा कूचा क्या था, प्रमुख केंद्र था किसका, तो हिंदू संस्कृति का। अब आ गया गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल कालिदास को इन द्वीपों का ज्ञान था कि ये द्वीप है, ये सब क्या है, द्वीप ही तो है, आइलैंड ही तो है, ठीक है, समुद्र में ही तो है। इधर वाले यदि आप इधर का देखोगे तो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इसको देखोगे तो इन द्वीपों के शासक अपने को भारतीयों के वंशज मानते थे और तंत्रिकामंदक नामक ग्रंथ में ऐश्वर्यपाल नामक सूर्यवंशी राजा अपने को समुद्रगुप्त का वंशज बताते हैं। नाम याद कर लीजिएगा, तंत्रिकामंदक, क्या लिखा है, तंत्रिकामंदक नामक ग्रंथ में ऐश्वर्यपाल नामक सूर्यवंशी राजा अपने को समुद्रगुप्त का वंशज बताते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वद्वीपवासी भी का उल्लेख हुआ है। पूछा जाता है सर्वद्वीप वासी भी का उल्लेख किसमें है, तो प्रयाग प्रशस्ति में है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। हरिशेन प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति यानी कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक, गुप्त काल में अनेक भारतीय धर्म प्रचारक चीन गए तथा फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया। हमारे प्रचारक चीन गए और फाहियान भारत आया। इसके अतिरिक्त तिब्बत, कोरिया, जापान तथा पूर्व में फिलीपीन द्वीप समूह तक भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। इस सांस्कृतिक प्रचार के फलस्वरूप बृहत्तर भारत का जन्म हुआ जो गुप्त काल को गौरवान्वित करता है, यानी कि पूरा फैल गए, हर जगह फैल गए। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे यदि आप देखोगे कि बहुत अच्छी तरीके से हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कब हुआ, तो गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये आपका कंप्लीट होता है क्या, ये आपका गुप्त मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया हो। इसके एमसीक्यू आप जो हमने एमसीक्यू सीरीज जो लाइव हम करते हैं तो उसमें आप लोग इसका एमसीक्यू भी देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, जो लाइव सीरीज होती है 9:30 बजे होती है, तो सभी लोग जुड़िएगा इसमें। इस सीरीज में 9:30 बजे यूट्यूब में लाइव होती है ये क्लास, तो इससे जुड़िए, इससे जुड़ना ना भूलिएगा। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।